एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केके एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के लघुत्तरीय प्रश्न पत्र 2015, 2016 और 2017 के ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन को कराने वाली हूँ। और बहुत से प्रशिक्षु बोले मैम मुझे सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दीजिए। तो आप ना सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर वहाँ पर जाकर देखो, बेल आइकन को प्रेस करो। उसके बाद देखो मैंने सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं। सिर्फ आपके 3 पेपर बचे हुए थे। मैं 1 महीने से तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करा रही हूँ। जो बच्चे मुझसे रेगुलर जुड़े हैं उनको पता होगा, ठीक है। आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने सारे करा दिए। प्लेलिस्ट में जितने भी आपकी सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट बनी उसमें जाकर देखिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप स्क्रॉल करके देखिए, ठीक है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट बचे थे, आपका फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और आपका सोशल साइंस का पेपर। वो भी मैंने उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इधर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए। सिर्फ आपके लघुत्तरीय प्रश्न बचे हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगी 3 दिन के अंदर, ठीक है। मेरा जो टारगेट है 15 दिन का वो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। आप परेशान मत हो। कल की क्लास नहीं हुई थी, मुझे बहुत अर्जेंट वर्क आ गया था, बहुत अर्जेंट काम था, मुझे जाना था यहाँ से, मैं थोड़ा बाहर गई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बाकी मेरा जो टारगेट है ना 15 दिन का, वो मैं आपको 15 दिन ही 15 मतलब 15 डेज़ का जो मेरा जो 50 डेट मैंने दी थी ना, 15 डेट यानी 15 तारीख तक मैं आपकी सारी चीज़ें सॉल्व करा दूँगी। सारी चीज़ें, ये मेरा टारगेट है, मैं इसको कंप्लीट करके रहूँगी, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ 2 ही 3 दिन देने पड़ेंगे जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गए हैं आपके। यही बचे हैं 3 सब्जेक्ट जिनको कराना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी शाम में मैं आपके प्रैक्टिस सेट को भी स्टार्ट करने वाली हूँ। और प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको वो पढ़ने ज़रूरी हैं। और वो आपको कैसे पता चलेंगे कि किस टाइम होंगे, वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वो नोटिफिकेशन जब भी मिलेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो हो गई बातें, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें कहा गया है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं। आपको पता है पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, आपको पता है पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी, है ना। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में क्या होता है, गुरु के समीप ले जाकर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। जैसे आप विद्यालय वगैरह हो गए हैं, स्कूल वगैरह हो गए, ऐसे पहले गुरुकुल होता था। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत मधुर संबंध रहते थे, ठीक है। अब तो बहुत वो हो गया ना कि जो बच्चे होते हैं वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत कम ही रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले जो गुरु कहता था वही शिष्य करते थे, है ना। पहले क्या थी, जो गुरु कहता था वही शिष्य करते थे। तो गुरु और शिष्य के बीच बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छा संबंध था, ठीक है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, गुरु शिष्य से और शिष्य गुरु से प्रेम करते थे। शिष्य गुरु की सेवा करता था, यानी जो भी गुरु को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो शिष्य उनको पूरा करता था, यानी उनकी सेवा भी करता था, पढ़ने के साथ साथ उनकी सेवा भी करता था, ठीक है। गुरु शिष्य के प्रति गूढ़ वात्सल्य भाव रखता था, यानी बहुत प्रेम। वात्सल मतलब होता है, जैसे कहते नहीं, वात्सल मतलब होता है माँ के समान प्रेम कर, ठीक है। माँ का कहते हैं ना प्यार, तो माँ का प्यार कितना मतलब दुनिया के सभी प्यार से अलग होता है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल गुरु शिष्य के प्रति गूढ़ वात्सल्य भाव रखता था। जिस प्रकार पिता अपना धन, यश, ज्ञान आदि सब कुछ अपने पुत्रों को सौंप देता, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को संपूर्ण तप और ज्ञान अर्पित कर देता था। यानी जैसे कि एक पिता होता था, एक पिता क्या करते हैं, हमारे पापा लोग क्या करते हैं, हम लोगों को हर तरीके से प्यार देते हैं, पैसा भी देते हैं, ठीक है, हमें ज्ञान भी देते हैं, यानी कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, हमें अच्छा बुरा सब कुछ बताते हैं। ठीक इसी तरीके से गुरु भी होते थे, ठीक है। चलिए अगला है, गुरुदेव भी अपने शिष्यों के प्रति मित्रत्व व्यवहार करने और अपने छात्रों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के प्रति निरंतर सजग रखते थे, ठीक है। गुरुदेव भी क्या करते थे, यानी जो गुरु होते थे वो अपने शिष्य से एक मित्रवत व्यवहार करते थे, एक मित्र की तरह व्यवहार करते थे, उनके सुख दुख सभी को बांटते थे। अपने छात्रों के शारीरिक और उसके मानसिक विकास, उसका आध्यात्मिक विकास, इसके प्रति निरंतर सजग रखते थे। यानी क्या करते थे, पर्टिकुलर क्या करते थे, उनको देखते रहते थे, समझते रहते थे, ठीक है। पिता के समान वे शिष्य में रहन सहन की व्यवस्था करते, रोगी होने पर उसकी दवा, ठीक है, दवा दारू करते, उसके दुख को, दारू, यहाँ पर दारू पीने की बात नहीं की गई है, ठीक है।
दुख को अपना दुख मानकर उसकी प्रत्येक समस्या को हल करते, गुरु के समान शिष्य की जिज्ञासा शांत करते, शिष्य के पूछे गए प्रश्न के उत्तर देते, शिष्यों में अच्छी आदतों का निर्माण करते, बुरी आदतों को छुड़ाते और शिष्य की शिक्षा समाप्त हो जाने पर उसके भावी जीवन की सफलता के लिए उपदेश देते कि उसको आगे चलकर कैसे क्या करना है, और जीवन प्रयत्न उसकी कुशलता की कामना करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं गुरु और शिष्य के बीच संबंध, और गुरुकुल शिक्षा कैसी होती थी यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? तो ये मुझे जो आपके राजन सीज पवन सीज का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो आंसर्स था वो मुझे थोड़ा टफ लगा। यानी टफ का मतलब ये नहीं, मुझे मतलब टफ लगने का मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते, बहुत अच्छे से वहाँ पर मतलब लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं दी गई थी, तो मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में बताया है। ठीक है, यानी कि एक सरल तरीके से आपको कैसे समझ में आए, हर चीज़ छापनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि बच्चों को हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, हर चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझ सके और उसका आंसर दे सके, मतलब वो रट कर नहीं जाए, समझ कर जाए, और उसका मैं अगर उसको 5 लाइन का आंसर बता रही हूँ तो वो और भी समझ जाए तो वो 10 लाइन का लिख ले, इस तरीके से। ठीक है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के अंदर चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना सीख जाता है, इसके साथ साथ सामाजिक सुख और कौशल की उन्नति उसके अंदर होती है, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करता है, यानी राष्ट्र की संस्कृति का वो क्या करता है, उसकी रक्षा करता है, उसका संरक्षण करता है और प्रसार शामिल है। ठीक है, अलग अलग काल में व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से जीवन में शिक्षा के उद्देश्य को समझाने का प्रयास किया है। शिक्षा के कई अन्य सार्थक उद्देश्य भी हो सकते हैं, वो उद्देश्य क्या है चलिए बताते हैं। तो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या होता है? व्यक्ति की अपेक्षा समाज, यानी व्यक्ति की अपेक्षा क्या है, समाज जो है अथवा राष्ट्र प्रत्येक दृष्टि से सर्वोपरि है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की भलाई के लिए है और उसके कल्याण के लिए है, ना कि राष्ट्र व्यक्ति के लिए है। समझ में आया? यहाँ पर ये कहा गया है कि व्यक्ति की अपेक्षा, यानी व्यक्ति के अकॉर्डिंग जो समाज है और राष्ट्र है प्रत्येक दृष्टि से क्या है, सर्वोपरि है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति का पूरा जीवन है, उसका जो संपूर्ण जीवन वो राष्ट्र की भलाई के लिए ही है और उसके कल्याण के लिए, बल्कि राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं है। मतलब कि ये नहीं कि जो राष्ट्र आपको सुधारेगा, ठीक है, आपको समाज सुधारेगा, ऐसा नहीं है। आप खुद समाज को सुधारोगे, आप खुद समाज की भलाई के लिए जी रहे हो, आप खुद समाज के कल्याण के लिए जी रहे हो। ठीक है, वो एक समाज को की भलाई के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए ये कर्तव्य किसका है? व्यक्ति का है। ठीक है, चलिए, अतः राष्ट्र का यह अधिकार एवं कर्तव्य है कि वह अपनी आवश्यकताओं तथा आदर्शों के अनुरूप व्यक्ति को जैसा चाहे बनाए। ठीक है, तथा शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करे कि राष्ट्र का प्रत्येक बालक जो है वो उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप बने। ठीक है, बन सके, यहाँ पर बने नहीं, बन सके होगा। राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का भी यही कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र की सत्ता को उच्चतम बनाने के लिए स्वयं को निछावर कर दे। इस प्रकार सामान्य रूप से जीवन तथा विशिष्ट रूप से शिक्षा का लक्ष्य राष्ट्र कल्याण है। समझ में आए? यहाँ पर ये कहा गया है कि एक जो व्यक्ति होता है उसका क्या होता है, वो राष्ट्र के कल्याण के लिए। देखिए, आप चाहो, एक व्यक्ति चाहे, यानी हम लोग चाहें तो हम अपने देश को बुरा भी बना सकते हैं, अपने देश को अच्छा भी बना सकते हैं। कैसे? हम चाहें तो बुराई करें, चोरी करें, ठीक है, और शराब पिए, इस तरीके से, और सभी को ऐसा बना दे तो हमारा राष्ट्र क्या होगा? गंदा हो जाएगा, हमारा समाज गंदा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहे अपने समाज को ऊंच नीच, भेदभाव, इसके साथ साथ मिलजुल कर रहें, तो ये ऊंच नीच ना करें, भेदभाव ना करें, मिलजुल कर रहें, तो इससे हमारा समाज क्या होगा? अच्छा बनेगा। तो हम अपनी तरीके से अपने समाज को ढाल सकते हैं। समझ में आ गया? ये यहाँ पर बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, पढ़ सकते हो आप वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा ये मैंने वीडियोस में ही पढ़ाया है, उसी का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम, समय, विषय पहले से ही निश्चित होता है। इस शिक्षा का सबसे मुख्य स्थान क्या है? विद्यालय परिसर होता है। तो समझ में आ गया औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो एक निश्चित स्थान पर, यानी कि आप कहाँ जाते हो? एक विद्यालय में जाते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो वो स्कूल आपका इधर से उधर तो नहीं होता ना, वही होता ना, डेली आप उसी स्कूल में जाते हो, यानी कि एक निश्चित स्थान होता है।
निश्चित लोग होते हैं यानी वही टीचर आपके होते हैं जो डिसाइड पहले से किए होते हैं, वही टीचर होते हैं। हिंदी के टीचर, इंग्लिश के टीचर, साइंस के टीचर, है ना। एक निश्चित लोग हैं यानी कि आपके प्रिंसिपल होते हैं, आपके वाइस प्रिंसिपल होते हैं, सभी होते हैं, ठीक है। इसमें आपका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है पहले से, आपके जाने पर आपकी बुद्धि के अनुसार वहाँ पर पहले से ही सारी चीज़ें होती हैं। समय पहले से निर्धारित होता है, आपको 8 बजे स्कूल जाना है, आपकी 2 बजे छुट्टी होनी है, आपका लंच टाइम कब है, आपका फर्स्ट पीरियड कब है, आपका सेकेंड पीरियड कब है, सारी चीज़ें वहाँ पर पहले से होती हैं, ठीक है। विषय पहले से ही निश्चित होता है कि आपको बुक्स दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं कि इन बुक्स में ये वो सारे विषय होते हैं जो सभी के लिए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पाठ्यक्रम, समय, विषय पहले से ही क्या होता है, निश्चित होता है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है दोबारा। तो इस शिक्षा का सबसे मुख्य स्थान क्या होता है, विद्यालय परिसर होता है। तो यानी कि जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों के द्वारा प्रदान की जाती है, जहाँ पर पाठ्यक्रम, समय, विषय पहले से निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और उदाहरण क्या आप लिखोगे, विद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षा के गुण एवं विशेषताएं। तो औपचारिक शिक्षा की गुण और विशेषताएं देखिए, मैंने ये भी आपको बता दिया, यहाँ पर पूछा नहीं गया है, मैंने बताया आपको। इस प्रकार की शिक्षा कहाँ कहाँ दी जाती है, आप लिख सकते हो कि इस प्रकार की शिक्षा, आप उसमें भी ऐड कर सकते हो जब आप लिखते हो औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा विद्यालय में, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी वगैरह जो होते हैं, विश्वविद्यालय आदि स्थानों पर संपन्न होती है, ठीक है। फिर क्या है, इस प्रकार की जो शिक्षा है वो शिक्षकों की देख रेख में होती है, यानी कि इस शिक्षा का जो देख रेख है वो किसके हाथ में होता है, शिक्षक के हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है। फिर क्या है, इस प्रकार की शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य पहले से ही निर्धारित किए होते हैं, यानी कि कितने, लक्ष्य का मतलब है कि हमें कितना पढ़ाना है, हमें कहाँ तक पढ़ाना है, पहले से सारी चीज़ें यहाँ पर निर्धारित होती है। इस प्रकार की शिक्षा में पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं, यानी निर्धारित लक्ष्य पहले से ही होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित महात्मा गांधी के तत्कालिक एवं सर्वोच्च उद्देश्य बताइए। यानी महात्मा गांधी का शिक्षा के प्रति क्या अनुभव था, क्या वो मतलब उनका उद्देश्य था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे, जीवकोपार्जन का उद्देश्य, यानी जीवन को अर्जन करने का उद्देश्य, ठीक है, जिसे हम वोकेशनल एम्स कहते हैं। तो गांधी जी चाहते थे कि बालक अपनी शिक्षा समाप्त करके इस योग्य हो जाए कि वह अपनी जीविका स्वयं कमा सके, ठीक है। तो आपको हेडिंग से ही पता चले कि जीवन को अर्जन करने, यानी कि बच्चा इतनी शिक्षा प्राप्त कर ले कि वो अपने जीवन को क्या करे, अपने जीवन को स्वयं क्या कर सके, अपने जीवन में कमा सके, खुद अपने जीवन को चला सके, ठीक है। गांधी जी कहते थे कि यदि शिक्षा व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। यानी कि जैसे कि एक बच्चा क्या होता है, डॉक्टर बन जाता है, तो डॉक्टर बनने के साथ साथ वो दूसरों की सेवा करने के साथ साथ क्या होता है, खुद की भी कमाई कर रहा है, यानी अपने बच्चों को भी पाल रहा है, ठीक है। तो यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कमा सके और अपने जीवन को क्या कर सके, चला सके, ठीक है। ये इन्होंने कहा शिक्षा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि बस आपने पढ़ लिया और अपने जीवन में बहुत आप परेशान हो, आप कोई कमाई नहीं कर पा रहे, तो शिक्षा ऐसी बेकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उद्देश्य यानी कल्चरल एम्स। अब आप क्या है, आप शिक्षा प्राप्त करो, ठीक है, लेकिन आपका मतलब ये सिर्फ नहीं कि आप बच्चों को पढ़ाओगे ही पढ़ने के बाद, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या है कि आप गवर्नमेंट टीचर बनोगे और उससे आप कमाओगे भी, है ना, ताकि आप अपने जीवन को चला सको, ठीक है, अपने जीवन में अपने सारे खर्चे उठा सको, है ना। इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो, ऐसा थोड़ी अगर आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ना होता तो बहुत से लोग नहीं पढ़ रहे होते, बहुत से लोग क्या बहुत नहीं पढ़ते, भाई पेट भी तो अपना देखना है। चलिए अब देखिए दूसरा है कल्चरल एम्स। शिक्षा का एक उद्देश्य जो है, इन्होंने कहा कि शिक्षा का एक दूसरा उद्देश्य बालक की संस्कृति को प्रोत्साहन देना होता है। गांधी जी का विश्वास था कि शिक्षा का सांस्कृतिक पक्ष साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस प्रकार गांधी जी शिक्षा के द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास करना चाहते थे, यानी इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, वो साहित्यिक पक्ष के अकॉर्डिंग सांस्कृतिक होनी चाहिए, यानी कि बच्चों के अंदर अपने समाज के प्रति, जो भी समाज में है, जैसे रहन सहन है, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार गांधी जी जो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो भारतीय संस्कृति का विकास करना चाहते थे, ठीक है, शिक्षा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास, यानी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल
और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बालक की शारीरिक यानी कि बालक का शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका नैतिक विकास, उसका आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा को बालक का पूर्ण विकास करने में समर्थ होना चाहिए, यानी बालक का उसका शारीरिक विकास भी हो, उसका शारीरिक मानसिक विकास भी हो, उसका संवेगात्मक विकास हो, संवेगात्मक में सभी आ जाते हैं, सामाजिक विकास भी हो, यानी उसको बड़ों के साथ कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, ठीक है, बड़ों का पालन करना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षा देने के बाद एकदम वो गधे के समान हो, उसको बड़ों का आदर करना नहीं आता, बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। ठीक है, तो ये मतलब सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा है, गांधी जी ने कहा है कि समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहते थे। अब क्या, चरित्र का निर्माण यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट। गांधी जी शिक्षा के द्वारा बालक के चरित्र का निर्माण करना चाहते थे। उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में चरित्र निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्हीं के शब्दों में कहा है कि मैंने सदैव हृदय की सांस्कृतिक निर्माण को प्रथम स्थान दिया है और चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार माना है। ठीक है, तो गांधी जी ऐसी शिक्षा को व्यर्थ समझते थे जो बालकों का चरित्र निर्माण ना कर सके। क्या फ़ायदा है ऐसी शिक्षा से अगर आप दूसरों का पालन ना कर सके, दूसरों का क्या कर सके, आप उसका पालन पोषण ना कर सके, दूसरों को आप एकदम नीच समझें, है ना, दूसरों को आप दूसरों का आदर ना करें, दूसरों का सम्मान ना करें, तो ऐसी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो फ्रॉबेल के बारे में आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। आपने फ्रॉबेल किस विधि को दिया है, किंडरगार्टन विधि। तो वही यहाँ पर पूछा है कि शिक्षण पद्धति, तो इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति बताया है। तो फ्रॉबेल का किंडरगार्टन, फ्रॉबेल क्या थे, आदर्शवादी दार्शनिक था। ठीक है, वर्ष 1805 में उसने शिक्षण कार्य आरंभ किया। 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उसने बालोद्यान यानी किंडरगार्टन रखा। वह कहता है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए, यानी कि एक कहते हैं कि ना, एक शिक्षक को अपने बच्चों के लिए हमेशा जीवित रहना चाहिए, है ना। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, बच्चा अच्छी तरीके से एक्टिव नहीं हो सकता, बच्चा आपकी चीज़ों को नहीं समझ सकता है। और आप सभी बच्चों को, क्लास में बैठे सभी बच्चों को ऐसे समझाइए कि मतलब कि बच्चा हर तरीके से, मतलब आपको सारी विधियां आनी चाहिए। हर तरीके से बच्चों को समझाने की जो एक मेथड होता है, वो सारे मेथड आपको पता होने चाहिए कि हम कैसे बच्चों को इस चीज़ को सरल भाषा में और सही तरीके से समझा सकते हैं। तो उनका ये जो था वो स्टेटस था, लेट अस लाइव फॉर आवर चिल्ड्रन। ठीक है, किंडरगार्टन का अर्थ क्या है, किंडर जर्मन भाषा का एक शब्द है, आपको पता है, ये जर्मन भाषा से लिया गया है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, किंडर और गार्डन। किंडर का मतलब होता है बालक और गार्डन का मतलब होता है बगीचा। ठीक है, इस प्रकार किंडरगार्टन का अर्थ हुआ बालकों का उद्यान। ठीक है, चलिए, यानी बालकों का बगीचा। अब देखिए, ये कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। ठीक है, फ्रॉबेल पहला शिक्षा शास्त्री था जिसने खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही। खेल के माध्यम से शिक्षा देने की बात जो कही थी वो हमारे फ्रॉबेल ने ही कही थी। ठीक है, इसका कारण उसने यह बताया कि बालक खेल में अधिक रुचि, देखिए जब बालक, जो बच्चा छोटा होता है ना, वो खेल में ज़्यादा रुचि, यानी कहते नहीं, आपने सुना होगा कि मुझे इस टाइम उन वैज्ञानिक का नाम नहीं याद आ रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को गलत नहीं बता सकती, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़न हूँ कि रूसो ने कहा था कि जो बच्चा जो होता है वो 9 वर्ष की आयु में बच्चा सभी खेल खेल लेता है। ठीक है, तो बच्चों को हमेशा खेल के माध्यम से सिखा। देखिए, बच्चा खेल के, आप सोचो कि मैं आऊँ क्लास में और लेक्चर देना स्टार्ट कर दूँ, क्या बच्चा समझेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा। आप घर पे भी होते, देखो ये बच्चा आपसे कितने सवाल करता है। देखिए, बच्चा क्या होता है, आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा से एक क्वेश्चन 1000 बार पूछता है, ये कैसे होता है, फिर ये कैसे होता है, आपने उसका आंसर दिया, अब ये कहाँ से आया, फिर आपने आंसर दिया, अब ये कैसे होता है, कितने सवाल उसके मन में होते हैं। तो इसीलिए बालक को क्या होता है कि खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। फ्रॉबेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है। उनका मतलब है कि बालक की जो अंतःक्रिया है वो खेल के द्वारा ही विकसित होती है। इसलिए बालक को खेल द्वारा सिखाया जाना चाहिए ताकि बालक के व्यक्तित्व का विकास स्वाभाविक रूप से हो सके। तो आप इतना भी लिखोगे तो भी आपका ये आंसर बेस्ट है। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट किया, और इस क्वेश्चन को छूटना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और अभी देखिएगा आगे 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए,
जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं? किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय में रहने वाले लोगों की, ठीक है, क्या कहा गया है कि किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। आपको पता है कि किसी विशेष कहीं मतलब अलग अलग स्थान पर किसी विशेष समय में रहने वाले लोगों की जो कुल संख्या होती है, यानी कि भारत में रहने वाले लोगों की कुल संख्या इस तरीके से, ठीक है, चीन में रहने वालों की कुल संख्या, ठीक है, पाकिस्तान में रहने वालों की कुल संख्या, तो ये क्या होती है? जनसंख्या होती है। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा को लोगों के बीच जनसंख्या की स्थिति के बारे में जागरूक और समझ विकसित करने और उन्हें जनसंख्या प्रबंधन के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि मतलब आपको पता है यहाँ पर क्या कहा गया है? जनसंख्या, देखिए जनसंख्या, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जनसंख्या क्या है। तो एक किसी विशेष स्थान पर एक निश्चित समय में रहने वाले, जो मतलब विशेष समय से रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है, जैसे भारत के सभी लोगों के रहने की जो संख्या है वो क्या है? जनसंख्या है। जनसंख्या शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चों को जनसंख्या के बारे में जागरूक करना कि आपके भारत में कितनी जनसंख्या है, कितने लोग रह रहे हैं, कितने आपके महिलाएं रह रही हैं, कितने पुरुष रह रहे हैं, ठीक है, कितने मृत्यु दर है, कितनी आपकी जन्म दर है, यानी सभी इन सभी की शिक्षा देना ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को के अनुसार कहा गया है कि जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है। क्या है? ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जो परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व जनसंख्या की स्थिति के अध्ययन के लिए छात्रों में उस स्थिति के प्रति तर्कसंगत और जिम्मेदार दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। यानी कि बच्चों को ये बताएं परिवार में कितने लोग हैं, ठीक है, आपके समुदाय में, आपके राष्ट्र में, विश्व में कितनी जनसंख्या, इसके बारे में पूरा मतलब उसको ज्ञान देना, उसको अध्ययन कराना, यही क्या कहलाता है? जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। ठीक है, छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है? जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। नेक्स्ट है शिक्षा के व्यावसायिकरण से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतवर्ष के माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 100 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थी कला वर्ग यानी आर्ट साइड के होते हैं के विषय लेते हैं, जबकि 12 विद्यार्थी ही केवल व्यावसायिक शिक्षा का चयन करते हैं। जबकि विदेशों में 60 से लेकर 70% विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा का चयन करते हैं। यानी आपको पता है जो हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में जो माध्यमिक स्कूल यानी जो इंटरमीडिएट में, जब आप इंटरमीडिएट में आते हो तभी आप क्या करते हो, माध्यमिक स्तर में, जैसे कि आप हाई स्कूल और जब इंटर में आते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते हो। तो अगर 100% बच्चे क्लास में है तो उसमें से 70% आर्ट साइड ले लेंगे और आपके मान लो कि 10% जो आपके हैं वो साइंस साइड लेते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि आगे चल के मैथ से डर लगता है, ठीक है, मैथ या साइंस से, तो वो इसलिए अपना चेंज कर देते हैं। लेकिन जो हम अदर जो देश के लोग होते हैं, ठीक है, जो विदेशी लोग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं पता है? उनको पहले से ही डिसाइड होता है, ठीक है, वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे, मान लो उनको आर्मी में जाना है तो वो उसकी ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनको इंजीनियर बनना है तो वो स्टार्टिंग से ही वही पढ़ाई करेंगे। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में माध्यमिक शिक्षा से आप लोग जो माध्यमिक स्कूल होते हैं वहाँ से आप चेंज, यानी जब हाई स्कूल इंटर में आते हो तब आप अपना रूट चेंज करते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाता है। जैसे बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो पहले से उसकी वहाँ पर पूरी तैयारी उसी कॉलेज में पढ़ेगा, उसी को पूरा स्टार्ट करेगा पढ़ना, ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। हमारे भारत में क्या है, पहले सब पढ़ते हैं, उसके बाद वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम किधर जाएं किधर ना जाएं। इसमें ही आधे लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है। आधे से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। बड़े बड़े से कंपटीशन को क्या करते हैं वो नहीं मतलब क्रैक कर पाते हैं, बस इन्हीं सब की वजह से। तो वही यहाँ पर कहा गया है। लेकिन जो विदेशी लोग, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या बनना, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी पढ़ाई करते हैं, ये यहाँ पर बात कही गई है। एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। देखिए विदेशी लोग जो होते हैं वो 60 से 70% जो विद्यार्थी होते हैं व्यावसायिक शिक्षा चयन करते हैं या फिर वैज्ञानिक या तकनीक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी वजह से हमारे देश में अधिक बेरोजगारी, मैंने भी आपको बताया ना। देखिए वही बात आई ना यहाँ पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब ये है जैसे कि मान लो आप लोग क्या किए, हाई स्कूल तक पढ़े, आपने क्या लिया, आपने हाई स्कूल में साइंस साइड ले लिया, मान लो आपने साइंस साइड ले लिया, ठीक है, आपको मैथ्स पढ़नी पड़ी, मैथ आपको बिल्कुल नहीं आती थी, 2 बार तो आप फेल हो गए। एक मैं बात बता रही हूँ, ठीक है, फिर आपने क्या किया, आर्ट साइड, आप सोचिए आर्ट साइड, अब जो लोग डर गए उन्होंने आर्ट साइड लिया, फिर आगे चल के
फिर आपको साइंस, इंटर में साइंस और मैथ में चेंज करना होता है, और आर्ट साइड में जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब उसमें भी आप कन्फ्यूजन, अब आपने मान लो अब वहाँ पर आपने साइंस साइड ले लिया, अब आपको और भी कुछ पढ़ना है, मतलब कि एकदम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ना, कुछ नहीं समझ आता है, ठीक है। जिससे आधे बच्चे तो ऐसे ही उनकी ज़िंदगी पूरी चली जाती कि हमें क्या करना चाहिए। तो वही यहाँ पर बात की गई है। वैज्ञानिक तथा तकनीक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए रोजगार के कई साधन होते हैं, जिससे उनका देश का व्यवसायीकरण हो। आज नवयुवकों ने शिक्षा के प्रति निराशा, अनुशासनहीनता, शिक्षा में अविश्वास पैदा हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप शिक्षा की आलोचना उद्देश्य विहीन तथा वास्तविक जीवन से दूर वाली कहकर की जाती है। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया और इजी भी है। औसत तापमान जो होता है, बारिश, बर्फबारी आदि मौसम के विभिन्न आयामों में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन देखिए, कुछ होते हैं मौसम, जैसे कि कुछ जल्दी बदलते रहते हैं, हवा जी, ठीक है। तो ये सब कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो जल्दी हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? ये दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं जिनको कई साल लग जाते हैं बदलने में, ठीक है। तो औसत तापमान, बारिश, बर्फबारी आदि मौसम के अलग अलग आयामों में होने वाले दीर्घकालिक जो परिवर्तन होते हैं वो जलवायु परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मानवीय मूल्यों की शिक्षा से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको मैंने बताया है मानवीय मूल्य। आपने बहुविकल्पी प्रश्नों में देखा, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मानवीय मूल्य यानी नैतिक मूल्य क्या होते हैं। तो सच बोलना, ईमानदार होना, ठीक है, आत्मनिर्भर होना यानी सेल्फ डिपेंड होना, निडर होना, किसी से डरना नहीं, मानवता होना यानी कि क्या होता है कि मानव के प्रति प्रेम होना, ठीक है, आपके अंदर मतलब क्रूरता ना भरी होना, प्रेम होना, भाईचारा आपके अंदर होना, ठीक है, ये सभी मानवीय मूल्य है यानी मानव मूल्य होते हैं, यानी नैतिक मूल्य होते हैं। तो सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता, निडरता, मानवता, प्रेम, भाईचारा, दृढ़ता इत्यादि मानव मूल्य हैं। ये ऐसे मूल्य जो हमें जीवन में सही प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आप जब लोगों के प्रति प्रेम करोगे, आप सेल्फ डिपेंड होगे, आप किसी से डरते नहीं हो, अपनी बात को रखने में सक्षम होगे, आप सही बोलोगे, आप सत्य बोलोगे, आप ईमानदार होगे, तो आगे आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। मूल्य शिक्षा का महत्व, मूल्य शिक्षा हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करती है, यानी मूल्य शिक्षा का मतलब होता है जो हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करे, हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का विकास करे, ठीक है। ये सीखने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व में भी विकास करती है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सद्भावना से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय सद्भावना से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय सद्भावना का तात्पर्य एक राष्ट्र के निवासियों की उस भावात्मक या आंतरिक एकता से है जिसमें वे अपनी एक विशिष्ट जाति, वर्ग, धर्म, संस्कृति और संप्रदाय तथा प्रांत के संकीर्ण हितों को भूलकर संपूर्ण राष्ट्र की एक समान संस्कृति, समान भाषा, समान भौगोलिक, समान राजनीतिक और परिस्थिति तथा सामान्य जीवन शैली को अपनाते हुए और संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति की उत्कृष्ट आकांक्षा करते हैं। समझ में आया क्या? यहाँ पर कहा गया है कि जो ये हमारा राष्ट्रीय सद्भावना है, इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्र में रहने वाले यानी राष्ट्र के जो निवासी हैं वो भावनात्मक और आंतरिक एकता से, जिसमें वे अपनी एक, देखिए सभी की अपनी अपनी एक जाति होती है, एक धर्म होता है, ठीक है, संस्कृति होती है, यानी जब जो हिंदू धर्म का है वो हिंदू धर्म की संस्कृति को अपनाता है, जो मुस्लिम धर्म का है मुस्लिम धर्म की संस्कृति को अपनाता है, जो ईसाई धर्म का ईसाई धर्म की संस्कृति को अपनाता है, और जो सिख धर्म का सिख धर्म। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी, यानी कि संस्कृति, उसका धर्म अलग होते हुए उसकी जाति, अब हिंदू धर्म का है तो हिंदू में भी कई सारी जातियाँ हैं, ठीक है, मुस्लिम धर्म का है तो उसमें भी कई सारी जाति, यानी सभी की जाति धर्म अलग अलग होते हुए भी एकता दिखाई जा रही है। यानी कि वो अपने धर्म को ना लेकर के लोगों के प्रति एकदम एक साथ रहना, ठीक है, उसने मतलब कि सभी मतलब राष्ट्र की मतलब अलग संस्कृति होते हुए भी, ठीक है, अलग सब कुछ भाषा भी होते हुए भी, यानी कि वो क्या कर रहा है कि वो यानी कि अलग परिस्थिति होते हुए भी वो एक सामान्य जीवन बिता रहा है, यानी सभी मिलजुल कर रह रहे, इतना सब कुछ अलग होते हुए भी, तो इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय सद्भावना, ठीक है।
सद्भावना का अर्थ है हित की भावना का छल कपट आदि से रहित विचार, यानी कि हित की भावना, लोगों को ऊंच नीच ना समझ करके, छल कपट ना होना, इन सभी की भावना यानी इन सभी विचार से अलग होते हुए भारत में हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सद्भावना का मतलब ये होता है कि राष्ट्र में हर तरीके के लोगों को रहते हुए भी, अलग अलग तरीके के लोगों को रहते हुए भी एक समान व्यवहार करना, एक साथ रहना, एकता दिखाना ही क्या कहलाती है? सद्भावना कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, अब ये अगला पेपर आपका स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या हैं। तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के जो विभिन्न कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विकास होना यानी राष्ट्र का विकास करना, भावात्मक एकता होना, ठीक है, नैतिकता का प्रशिक्षण, ठीक है, यानी कि नैतिक शिक्षा आपके अंदर होना, ठीक है, कुशल व्यक्तित्व तैयार करना, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना, राष्ट्रीय एकता होना, सामाजिक कुशलता में वृद्धि होना, नेतृत्व की तैयारी करना और सामाजिक सुधार व उन्नति करना। ये सभी आपके क्या हैं? राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके जो गुण हैं, अगर आपसे पूछा जाए इनके गुण भी बताइए तो भी आपको यही सेम आंसर देना है। तो वो निम्नलिखित है। नंबर 1 है कि शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व, एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल, केंद्र सरकार की भागीदारी, दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन देना, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में सुधार और महाविद्यालयों की स्वायत्तता। ये सभी इतना इजी है, इसमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ें इजी हैं आप आराम से पढ़ सकते हो, उन्हें क्या ही समझाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका व शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। तो प्रकृतिवाद के अनुसार जो विद्यालय है, विद्यालय में जो शिक्षक का स्थान है वो गौड़ है, यानी कि जो प्रकृतिवाद के अनुसार जो शिक्षक का स्थान है वो क्या है? गौड़ है। प्रकृतिवादियों का विचार है बालक को अपनी आंखों से देखना चाहिए, शिक्षक की आंखों से नहीं। समझ में आ गया? यानी कि जो हमारी जो प्रकृतिवाद है वहाँ पर बालक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है और शिक्षक को दूसरा स्थान दिया है। गौड़ मतलब दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, इसमें ये कहा गया है कि बालक को शिक्षक की आंख से नहीं खुद की आंख से देखना है, यानी कि बालक को खुद डिसाइड करना है कि उसे किस शिक्षक से पढ़ना। देखो, जब भी आप कभी भी आप प्राइवेट संस्था यानी कि आप लोग जो बोलते हैं ना प्राइवेट स्कूल में अगर आप कभी गए हो पढ़ाने तो क्या होता है, आपको ट्रायल पर भेजा जाता है, यानी कि वहाँ पर बच्चा डिसाइड करता है। आप पढ़ाते हो, आप अपना पूरा बेस्ट अपना देते हो, लेकिन फिर भी बच्चा डिसाइड करता है। अगर उसको आपसे समझ में आ रहा तभी वो कहेगा कि मुझे इनसे पढ़ना है, वरना नहीं। 2-3 टीचर एक ही सब्जेक्ट के आते हैं, लेकिन बच्चा डिसाइड करता है कि हमें किससे पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया जो प्रकृतिवाद का कहना है वो कहना है कि बालक को अपनी आंखों से देखना चाहिए, शिक्षक की आंखों से नहीं। ठीक है, क्योंकि पढ़ना उसे है, समझना उसे है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी भी लगती है ना, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का कार्य बालक के स्वाभाविक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है और इसके साथ साथ उसका कार्य एक निरीक्षक के रूप में होना चाहिए। ठीक है, यानी एक शिक्षक का कार्य क्या होना चाहिए? बालक के स्वभाव का विकास करना, उसको वातावरण के अनुसार क्या करना, ढालना, और इसके साथ साथ उसका कार्य जो है एक निरीक्षक के रूप में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सारी जो टीचर है उसका पूरा कर्तव्य है कि वो बच्चा किस बुद्धि का है, कैसा है, उसको सारी उसकी जांच करनी चाहिए कि मतलब हम बच्चों को किस तरीके से समझा सके कि वो उस बच्चा अच्छे से उसे पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, हमें बेस्ट देना होता है। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादी शिक्षक की आवश्यकता प्रकृतिवादी वातावरण का आयोजन करने के लिए बताते हैं। शिक्षक उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिससे बालक स्वयं सत्य की खोज कर सके। इस नियम के संदर्भ में रूसो का यह कथन उल्लेखनीय है, तुम्हें बालक को सत्य की शिक्षा नहीं देनी है वरन उसके इस योग बनाना है कि बालक स्वयं सत्य को खोज सके। मतलब ये नहीं कि तुम बच्चों को ज्ञान देते रहो, उसको सत्य की शिक्षा देते, समझ में उसे 1% भी ना आए। तुम्हें ऐसी शिक्षा देनी कि बालक खुद सही रास्ते को खोजे। समझ में आ गया आपको सही रास्ता, शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है कि बालक को सही रास्ता सिखाना।
सही रास्ता सिखाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको एक रास्ता दिखा रहे हो, ठीक है, बल्कि आपको उस राह पर ले जाना कि वो खुद डिसाइड करे कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। समझ में आया? ऐसा शिक्षक होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित विधियों पर आधारित, जैसे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, बहुत पूछा जाता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इसका मतलब क्या है? देखिए अभी आप अगर डीएलएड को अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ लोगे, तो टेट सीटेट में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। यही सारी चीज़ें आती हैं, कुछ नहीं अलग से आता है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या होता है? प्रकृतिवाद करके सीखने पर अधिक बल देता है। उसका मानना है कि इस प्रकार सीखने से बालक रुचि का अनुभव करता है, यानी कि बच्चों को खुद करके सीखने के लिए देना चाहिए, नहीं खुद करके सीखे। आप खुद उसको बता दे रहे हो, आप सारी चीज़ें, मान लो आपको कोई क्वेश्चन है, आपने उसका एग्जाम्पल्स बताया, फिर आप उससे खुद कहो करने के लिए, ठीक है। मान लो आपने उसको भी आंसर दे दिया, होमवर्क दिया, नहीं कर पाया, आपने फट से उसको, नहीं ऐसा नहीं है, आप उसको खुद, मतलब वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को सीखे, मतलब कि खुद करके सीखे। जब वो खुद करके सीखे, आप बीच बीच में उसको हिंट देते रहो, ऐसा नहीं कि वो फिर अलग सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर पाएगा, बस आपको बीच बीच में हिंट देनी है। और वो खुद कर, जब बच्चा खुद करके सीखता है, जब आप देखिए क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को खुद करके सीखते हो तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रहती है, उसको फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्व अनुभव द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। रूसो के अनुसार बालक को अनुभव करके सीखना चाहिए, यानी खुद एक्सपीरियंस करके सीखना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर स्वयं ज्ञान पद्धति का आविष्कार हुआ है। रूसो का कहना है कि छात्र कोई शाब्दिक शिक्षा ना दो, उसे सिर्फ अनुभव से सीखने दो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप क्लास में आए, आपने लेक्चर दे दिया, बस वो रट्टा मार लिया, ऐसा नहीं होने, उसको प्रैक्टिकली सिखाओ, ठीक है, उसको खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब प्रत्यक्ष अनुभव क्या होता है? जैसे कि आपने कहा कि मान लो कि आपने कुछ भी दिखाना आप चाह रहे हो, ठीक है, आपने मान लो कि पेड़ की पत्तियों को दिखाया, आपने कहा कि जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। आप पत्तियों को क्लास में लाइए, पत्ती ले आइए और आप दिखाइए, देखिए हरे रंग की होती, उसका लैमिना, उसके जो भी चीज़ें हैं, पेटल्स, सेपल्स, एक फ्लावर्स के पेटल्स, सेपल्स, आप उसको दिखाओगे ना तो वो अच्छे से सीखेगा, है ना। प्रकृतिवाद के अनुसार बालकों को सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर करके दिया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और सीख लीजिएगा, जैसे कि आपने महात्मा गांधी के एक स्टोरी लिखी हुई है महात्मा गांधी की, आपने उसके बारे में आपने बता दिया बच्चों को, ठीक है। आपने महात्मा गांधी के बारे में बच्चों को बताया, क्या बच्चे महात्मा गांधी को देख रहे हैं? नहीं। क्या समझ पाएंगे? नहीं समझेंगे। जब आप खुद वो करोगे, जैसे आप क्लास में आए, आपने कहा गुड मॉर्निंग बच्चों, तो क्या होता है, अब जैसे कुछ टीचर होते हैं, क्लास में आए और बच्चा पहली बार क्लास में आया, उससे क्या पता गुड मॉर्निंग क्या होता है, गुड इवनिंग क्या होता है, गुड आफ्टरनून क्या होता है और कब करना चाहिए। अब आप क्लास में एंटर करते ही आपने कहा गुड मॉर्निंग बच्चों, तो बच्चों को पता चल गया कि जब टीचर क्लास में आएगा तो मुझे उसे गुड मॉर्निंग बोलना है, और सिट डाउन जब टीचर बोलेगा तो मुझे उसे थैंक यू बोलना है। ये सारी चीज़ें आप खुद करके दिखाओ, ठीक है। और अगर आपके क्लास में एक टीचर से कोई बड़ा टीचर आ गया, जैसे प्रिंसिपल सर आ गए, तो आप खुद, जैसे आपने उनसे क्या किया, जैसे ही वो आपके पास आए आपने उनको गुड मॉर्निंग बोला, नमस्ते बोला, जो भी आपने उनको बोला, बच्चों ने देखा कि ये सर बड़े हैं इनसे, तो इन्होंने इनका आदर किया, इनका सम्मान किया, तो वो खुद टीचर को वही चीज़ें करनी चाहिए, तभी बच्चा देख देख के सीखता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके लिए नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य द्वारा सीखने की अपेक्षा विद्यालय को इस प्रकार स्वतंत्र प्राकृतिक समाज के रूप में संगठित कर सिखाना चाहिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट करते हुए उनके शैक्षिक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी ने शिक्षा दर्शन के निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। चलिए देखते हैं। 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क, देखिए 6 से 14 वर्ष, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। गांधी जी ने भी कहा था ये बात, ठीक है। शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होनी चाहिए। भारत की भाषा क्या है? मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश मातृभाषा बना लो, मतलब इंग्लिश शुरू कर दो, बच्चा समझ ना पाए, ठीक है। तो मातृभाषा का माध्यम क्या होना चाहिए? शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। बालक की शिक्षा में अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। इन्होंने ये बात कही। साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक में मानवीय गुणों का विकास करना होगा, यानी कि नैतिक गुणों का, सच बोलो, बच्चों को सच बोलना सिखाओ, सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। शिक्षा बालक की समझ शक्तियों का विकास, यानी कि समझ शक्तियों का मतलब उसके सामाजिक विकास,
मानसिक, ठीक है, और नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सभी विकास होना चाहिए। बालक की शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी से प्रारंभ की जानी चाहिए। शिक्षा किसी उत्पाद उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए। शिक्षा के लिए उद्योग का चयन करते यह ध्यान रखना चाहिए कि यह उद्योग कोई स्थानीय उद्योग हो। नेक्स्ट है, जिस उद्योग का शिक्षा के साधन के रूप में चयन किया जाए उसे शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहिए। बालक की शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह शिक्षा समाप्त करके किसी रोजगार में लग सके, ठीक है। यानी कि अगर वो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, वो टीचर बन जाए, मतलब इस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार विद्यालय ऐसा होना चाहिए, यानी कि खेल कूद की शिक्षा में भी मान लो कि वो क्रिकेटर बन जाए, है ना, इस तरीके से कि जहाँ बालक नवीन खोजों की तरह अग्रस्त होता रहे, ठीक है। चलिए अगला है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितना कह दूं उतना कम है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो विद्यालय में देखिए, ये जो विद्यालय समाज का लघु रूप है ये एक स्टेटमेंट है, और ये किसका स्टेटमेंट है, ये जॉन डेवी का स्टेटमेंट है। इतना ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बहुत स्टेटमेंट, ये पूछा जाता है कि ये किसका स्टेटमेंट है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, तो ये जॉन डेवी ने दिया है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ आपका। नेक्स्ट है, विद्यालय में पहली बार समाजीकरण होता है। समाजीकरण का मतलब ये होता है कि बच्चा पहली बार अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे देखता है, एक दूसरे से मिलता है, हाय हेलो करता है ना। उसके सामने इतने सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग लड़कियां भी होती, लड़के भी होते हैं ना। तो बच्चों का पहला समाजीकरण कहाँ होता है, स्कूल में होता है। अर्थात बच्चा दूसरों के साथ रहना सीखता है, दूसरों के साथ दुख सुख बांटना सीखता है। जैसे कोई बच्चा रो रहा होता है तो आपने देखा होगा, एक बच्चा अगर रो रहा है, दूसरा बच्चा कहेगा अरे रे रो नहीं, अभी आपकी छुट्टी हो जाएगी, या फिर अभी टीचर आएगी, आपकी मम्मी आ जाएगी। मतलब बच्चा एक दूसरे के दुख सुख को समझना यहाँ पर सीखता है। संयोग यानी मित्रवत व्यवहार करना सीखता है। प्रेम, मित्रता और सहानुभूति के गुण अपनाएं जो एक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए विद्यालय एक लघु समाज का प्रतिनिधित्व करता है। जॉन डेवी का कहना है कि विद्यालय जो है वो समाज का छोटा रूप होता है, जिसमें बच्चे स्कूल में जाकर के क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चा स्कूल में ही जाकर के सीखता है, अलग अलग लोगों से मिलता है। अलग अलग कुछ बहुत गुस्से वाले बच्चे होते हैं, कुछ बहुत क्यूट बच्चे होते हैं, कुछ बहुत शांत वाले बच्चे होते हैं, कुछ बहुत बोलने वाले बच्चे होते हैं, मतलब सभी तरीके के बच्चों से मिलता है। अलग अलग कुछ बहुत तेज़ होते हैं, है ना, थोड़े बचपन से इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बहुत वीक होते हैं, है ना, कुछ रोने वाले बच्चे होते हैं। तो सभी तरीके के बच्चों से मिलता है, उनसे मित्रता, वहीं पर वो मित्रता करना सीखता है, उनके सुख दुख को बांटना सीखता है। तो यहीं पर इन्होंने बताया है। चलिए, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है, जॉन डेवी का है। ये मैंने आपको स्पेशली अलग से इसलिए लिखवाया है क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विद्यालय समाज का दर्पण है, ये भी आपके जॉन डेवी ने कहा है। ये कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है और विद्यालय समाज का दर्पण, दोनों स्टेटमेंट जो है जॉन डेवी ने दिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन माना गया है। समाज में शिक्षा की व्यवस्था को इसलिए सुदृढ़ बनाया है ताकि अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके, ठीक है। और इन परिवर्तन हेतु तो शिक्षा के कई उपाय निम्नलिखित रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला है, शिक्षा मानव के व्यवहार, उसके जीवन शैली, विचार तथा आदतों एवं चिंतन शक्ति में परिवर्तन लाती है। शिक्षा के द्वारा मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा देखिए शिक्षा से, शिक्षा का मानव के जीवन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है, बच्चों के अंदर आदतों को, उनके चिंतन शक्ति में परिवर्तन लाता है ना। जो बच्चे बहुत कम सोचते हैं, फिर धीरे धीरे वो सोचना भी सीख जाते हैं कि हाँ ये मतलब चिंतन करना सीख जाते हैं, ठीक है। उन्हें वांछित दिशा में मोड़ सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है। नेक्स्ट है, शिक्षा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण है। परिमार्जन तथा चयन, हस्तांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। चयन करके सांस्कृतिक परिवर्तन लाती है। सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। शिक्षा जो है वो समाज की संस्कृति का हस्तांतरण होता है। देखिए शिक्षा के माध्यम से बच्चे क्या होता है, संस्कृति के बारे में भी सीखते हैं, ठीक है। अलग अलग समाज में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग, वहाँ पे वो बच्चा सीखता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो संस्कृति परिवर्तन के फलस्वरूप भी सामाजिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा समाज में व्याप्त बुराइयों तथा कुरीतियों के बारे में जनसाधारण को अवगत कराकर उनके विरुद्ध जनमत का निर्माण करती है।
उस जन्नत के द्वारा ही जन्मत होगा, जन्नत नहीं, उस जन्मत के द्वारा ही व्याप्त कुरीतियाँ तथा बुराइयाँ दूर होती हैं। नेक्स्ट है शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक एवं उदार बनाती है ताकि वे नवीनताओं को निसंकोच स्वीकार कर सके। अगला है अंधविश्वासों तथा धार्मिक रूढ़ियों का अंधा अनुसरण करने से ही शिक्षा बचाती है। ठीक है, देखिए शिक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे और आप समझ, जैसे अंधविश्वास, बहुत से लोग होते हैं ना भूत प्रेत और मतलब पता नहीं क्या क्या जादू टोना ये सब करते हैं ना, तो जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो ये सब नहीं मानते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट लोग ये सब नहीं मानते हैं। तो ये अंधविश्वास से बचाती है, धार्मिक रूढ़ियों से बचाती है। ठीक है, करने से हमारी शिक्षा क्या करती है, हमें बचाती है, उसे सही दिशा में सोचने और वैज्ञानिक ढंग से चिंतन व विश्लेषणात्मक करने हेतु प्रेरित करती है। यानी जो भी चीज़ें हैं इनको सही तरीके से वैज्ञानिक रूप से यानी कि साइंटिफिक रूप से क्या करती है, बचाती है, चिंतन करने और उसका विश्लेषण करने के लिए हमें प्रेरित करती है। अगला है शिक्षा द्वारा वैज्ञानिक प्रगति होती है, नए आविष्कार होते हैं और इसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट है शिक्षा समाज की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। इस आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप सामाजिक क्या होता है, परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि बाल श्रम के मुख्य कारण और उनके निवारण के उपाय बताइए। यानी बाल श्रम क्यों होता है, इसके कारण बताना है और इससे निकलने का क्या उपाय है ये बताना है। समझ में आ गया, क्वेश्चन का मतलब ये है। चलिए, तो बाल श्रम क्या होता है आपको पता है, छोटे छोटे बच्चों से काम कराना ही तो होता है। चलिए, तो बाल श्रम के कारण क्या होता है, सबसे पहले होती निर्धनता। ठीक है, क्या होती है, निर्धनता। जब बच्चों के पास पैसा ही नहीं है, बच्चों के माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो काम करेगा, बच्चे को काम करने के लिए भेज देंगे, है ना, बच्चे काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, निर्धनता यानी गरीबी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, भारत में इस समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है, निर्धनता है। बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण क्या है, गरीबी है, निर्धनता, गरीबी। ठीक है, गरीब परिवार के बच्चों को प्रायः अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए कार्य करना पड़ता है। यानी कि माँ बाप बहुत बीमार हैं, पैसा नहीं है, बहुत गरीबी है, तो बच्चे काम करके क्या करते हैं, अपने घर का खर्चा चलाते हैं। वे कारखानों में काम करेंगे, कृषि में यानी खेती में लग जाएंगे, है ना, और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अभाव। यानी बहुत से गांव, जैसे कहते हैं पिछड़े वर्ग वाले गांव, जहां पर शिक्षा को अभी भी बहुत बेकार माना जाता है, जहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पर उसका भी अभाव हो सकता है, सिर्फ गरीबी भी नहीं हो सकती। मान लो कि कोई ऐसा गांव है जहाँ पर स्कूल ही ना बना हो, है ना, दूर दूर तक स्कूल ना हो, उसके 2-3 गांव तक स्कूल ना हो, तो ये भी थोड़ा अभाव होता है। भारत में कई बच्चों को अच्छे स्कूलों तक पहुंच नहीं है। जब बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच नहीं होती है तो उनके स्कूल जाने की बजाय कार्य करने की संभावना अधिक होती है। जब स्कूल दूर होते हैं, अच्छे स्कूल नहीं होते, तो वो सोचते हैं अच्छा आप काम ही कर लें। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का विकास। तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था छोटे व्यवसाय और स्वयं रोजगार करने वाले श्रमिकों से बनी है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था प्रायः उन्हें रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जागरूकता का अभाव। बहुत से गांव में क्या है, शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है, उसका अभाव देखा गया है। तो इस वजह से, जैसे कि बहुत से माता पिता ऐसे कहते हैं, अरे पढ़ा लिखा के हम क्या करेंगे, बनेंगे कुछ भी नहीं, फ़ायदा क्या, इससे 4 पैसे कमा लाएंगे तो हमारा घर चलेगा, है ना, हमारे खाना पानी हम लोगों को अच्छे से मिलेगा। थोड़ी जागरूकता का अभाव भी होता है। तो अधिकांश माता पिता इस समस्या के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक दुष्परिणामों से अनभिज्ञ होते हैं, यानी कि उनको उसका ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, चलिए, अगला है भारत में बाल श्रम की समस्या का समाधान। अब इसका समाधान कैसे करें, इसको निकलने का इसका उपाय क्या है, ये यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए, भारत में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। जैसे विद्यालयी ढांचे को मजबूत बनाना, बच्चों के लिए व्यापक सुरक्षा यानी लंबे समय तक सुरक्षा और अपराधियों के लिए सख्त दंड सुनिश्चित करने के लिए बाल श्रम। देखिए, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक विद्यालयी ढांचा बनाना चाहिए। मतलब ये है इसका कि बच्चों के लिए लंबे समय तक सुरक्षा, ठीक है, सारी सुरक्षा देनी चाहिए। और जो ये बाल श्रम जो अपराधी हैं, यानी कि जो बच्चे को अपने कारखानों में लगा लेते, छोटे छोटे बच्चों को जोखिम काम दे देते हैं, अपने कारखानों में लगा लेते हैं, ठीक है, उनको सख्त दंड देना चाहिए। ठीक है,
निषेध और विनिमय अधिनियम जैसे मौजूदा कानून को कड़ाई से लागू करना तथा संशोधन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए, तभी ये हो सकता है। नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच। सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, ड्रॉप आउट दरों को कम करने और स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। यानी ड्रॉप आउट बच्चे यानी कि जो स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, जब आपके स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे, अच्छे से शिक्षा नहीं दी जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा फीस वाले स्कूल हैं तो बच्चे गरीब हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये सारी समस्याओं को दूर करना चाहिए और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, जिससे बच्चे बाल श्रम से दूर रहें। नेक्स्ट है निर्धनता उन्मूलन। ठीक है, गरीबी को कैसे दूर किया जाए। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करके निर्धनता में जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके, ठीक है, माता पिता के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देकर बाल श्रम के मूल कारणों को निपटाना चाहिए। यानी कि कुछ ना कुछ योजनाएं चलानी चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें दूर हो सकें। जागरूकता एवं संवेदनशीलता। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास पर बाल श्रम के हानिकारक प्रभाव के बारे में माता पिता को बताएं कि बच्चा ये जब जोखिम वाले काम करेगा, कारखानों में लगेगा तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि क्या क्या उससे हानियां हैं उसको माता पिता से अच्छे से समझाएं। समुदाय और नियुक्तियों को अवगत कराते हुए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पुनर्वास एवं सामाजिक संरक्षण। बाल श्रम से निकाले गए बच्चों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और मनोवैज्ञानिक सहायता तक पहुंच सहित क्या होना चाहिए, व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करते रहना चाहिए। बच्चों को श्रम बल में जाने से रोकने के लिए कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं तथा इससे क्या हानियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण जिसे हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी कहते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थों में से मुक्त होने वाले अल्फा बीटा जो गामा जो रेज होती हैं, गामा जो किरणें होती हैं, यानी गामा जो विकिरण होती हैं, उनसे होने वाले प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाते हैं। आप इतना लिख सकते हो रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं। तो रेडियोधर्मी पदार्थों से मुक्त होने वाले यानी निकलने वाले जो अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं, अल्फा बीटा गामा रेस होती हैं, या अल्फा बीटा गामा विकिरण से होने वाला जो प्रदूषण होता है वो रेडियोधर्मी प्रदूषण का। इसीलिए कहते हैं ना एक्सरे वगैरह जो होते हैं वो बार बार नहीं कराने चाहिए, कैंसर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। और ये होती कैसे, ये वायु से, जल से, मृदा तीनों से प्रदूषित होती हैं। आनुवांशिक लक्षणों को प्रभावित करने के कारण जो है ये सबसे घातक प्रदूषण होता है। अल्फा बीटा और गामा किरणों के कारण उत्परिवर्तन हो जाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य में पहुंचकर हानि पहुंचाते हैं। ये जीन्स को भी प्रभावित करते हैं जिसके कारण उत्परिवर्तन होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक रेडियोधर्मी नाभिकीय विस्फोट से उत्पन्न होता है। इसमें परमाणु बम विस्फोट सबसे अधिक घातक होता है, जो ये होते हैं यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 224, थोरियम 232, रेडान 222, पोटेशियम 40, कोबाल्ट 60, स्ट्रॉन्शियम 90, कार्बन 14 या कार्बन 14 आदि से निकलने वाले विकिरण प्रदूषण फैलाने वाले मुख्य स्रोत हैं। न्यूक्लिक ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लिक पावर प्लांट्स, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का उत्पादन, चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाली एक्स किरणें जो एक्सरे से निकलती हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के लिए मुख्य स्रोत हैं। इनसे दूर कैसे होना चाहिए। आप अगर चाहो, मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आप आंसर को कैसे लिखोगे आप इतना भी याद कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इतना बवाल नहीं याद करना चाहते हो तो बस यहाँ पर डायरेक्ट आ जाओ। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव या हानियाँ। तो जीन्स व गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन के कारण लक्षणों में विभिन्नता आ जाती है। बच्चों की गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, किसी रेडियोधर्मी प्रदूषण से। ठीक है, नेक्स्ट है नवजात शिशु में असाधारण लक्षण विकसित हो जाते हैं। रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर जिसे हम बोलते हैं, जैसे ल्यूकीमिया हो गया, कैंसर हो गया, अस्थि कैंसर हो गया यानी जो जोड़ों में कैंसर हो जाता है, बोन कैंसर जिसे हम बोलते हैं, तंत्रिका विकार यानी नर्वस डिसऑर्डर आदि आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
नेक्स्ट है जल में परमाणु विस्फोट से जलीय जीवधारियों पर प्रभाव पड़ता है। परमाणु विस्फोट से क्या होता है, जो जलीय जीवधारी होते हैं, मछली वगैरह होती हैं, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। स्थल पर परमाणु विस्फोट से वातावरण में रेडियो धारिता बढ़ जाती है और क्या होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे और इनकी नियुक्ति कब हुई। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और इनकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, यानी 1952 को हुई थी। अगला है हंटर कमीशन की विशेषताएं क्या थी। तो चलिए ये मैंने अलग से आपको दिया है यहाँ पर। पहला है प्राथमिक शिक्षा। इसमें जो प्राथमिक शिक्षा थी, इनकी विशेषताएं क्या थी। जो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वो भारतीय भाषा होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने कहा जो प्राथमिक शिक्षा की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, भारतीय भाषा होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होना चाहिए, न कि उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले के लिए तैयार करना। इनका मतलब ये था कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जो है वो जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होना चाहिए था, न कि ये कि आप उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के प्रचार में राज्यों को विशेष मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाए जिसके छात्र स्वावलंबी बन सके, जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, चिकित्सा हो गया, बही खाता कृषि, ये सभी होने चाहिए। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सहायता अनुदान प्रणाली के जरिए योग्य एवं अनुभवी भारतीयों के हाथों में माध्यमिक शिक्षा का कार्य सौंपा जाए। दूसरा पॉइंट यह है कि पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए माध्यमिक शिक्षा में। पहला उन विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरा उन विद्यार्थियों के लिए जो व्यावहारिक या व्यावसायिक ज्ञान चाहते हैं। ठीक है, और शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उच्च शिक्षा। हाई एजुकेशन में क्या होना चाहिए, उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसके साथ साथ कॉलेज में अलग अलग प्रकार की पुस्तकों का प्रबंधन भी होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए और योग्य तथा निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ स्त्री शिक्षा पर बल दिया, इनकी स्त्री शिक्षा पर, मुस्लिम शिक्षा पर, आदिवासियों की शिक्षा पर, पिछड़ी जातियों की शिक्षा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड की घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। यानी जो वुड का जो घोषणा पत्र था उसके 4 दोष क्या थे। तो वुड के घोषणा पत्र के दोष जो थे, पहला था कि सरकार को सौंपकर शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के अधीन करके उन पर नौकरशाही का आध्यात्मिक स्थापित कर दिया। यानी जो शिक्षा है वो सरकार को सौंप दी गई। ठीक है, और शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही बिल्कुल बना दिया गया। ठीक है, का आध्यात्मिक स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने से कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सके। यानी कि भारतीय लोगों को ऐसी शिक्षा दो जिससे कि ब्रिटिश जो शासन है वो मजबूत बन जाए। ठीक है, यानी कि वो देखने में तो भारतीय हों लेकिन उनके अंदर जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, जो भी आप उनके अंदर शिक्षा दे रहे हो वो ब्रिटिश शासन के अनुसार हो। ठीक है, नेक्स्ट था भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वाभिभक्त बनाना था। ठीक है, अगला था कि भारतीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में क्या हो, वही बात की कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में, लेकिन अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनी देशी भाषाएं विलुप्त हो गई हैं। यहाँ पर थोड़ा कट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कट हो गया है पार्ट। देखिए भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में, तो यहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर जो वुड के घोषणा पत्र में अंग्रेजी माध्यम को ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए। तो मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत क्यों माना जाता है, चलिए बताते हैं। वो पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया। ठीक है, मैकाले के विवरण पत्र ने भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए। तीसरा पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उसने राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी ना छिड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं लिखिए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, क्लास में मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से।
तो मिशनरी शिक्षा यानी ईसाई धर्म की जो शिक्षा होती थी, कक्षा शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, यानी कि इन्होंने ही स्कूल को स्टार्ट किया। आधुनिक शिक्षा विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ था? तो सभी को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रदेश ने सन 2001 से 2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी और इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में कुल खर्चा 13,328.79 करोड़ खर्च दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया? तो जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। ठीक है, कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध जो है वो 8 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया था, यानी जो 6 वर्ष से लेकर या 8 वर्ष से लेकर क्या है 16 वर्ष के बच्चों से जो कम उम्र के, यानी 8 वर्ष से ज़्यादा और 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये कानूनी विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। बालक में न्याय अधिनियम 1986 यानी संशोधित 2000 के अनुसार 16 वर्ष तक आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य का निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत बालक द्वारा कानूनी विरोध कार्य बाल अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन बताइए। तो राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय एकता कैसे प्राप्त कर? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना चाहिए और संरक्षित करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना ही राष्ट्रीय एकता का साधन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की क्या भूमिका थी? तो अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की विशेष भूमिका थी। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके व्यक्तित्व गुण ही इस दिशा में सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं और अध्यापक में जिन गुणों का होना अपेक्षित है, ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्था रखते हो, तथ्यों की विवेचना करते समय उनका दृष्टिकोण निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव उनमें होना चाहिए, सत्य को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, स्पष्ट एवं स्वतंत्र चिंतन पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए और सभी छात्रों में प्रेम और उनके लिए आदर भाव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। चलिए मूल्य का अर्थ लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और 2017 में पूछा गया था कि मूल्य के लिए अंग्रेजी शब्द वैल्यू का प्रयोग, मूल्य कहते नहीं वैल्यू, इसका क्या मूल्य है, इसकी क्या वैल्यू है। आप बोलते हो नहीं कि इसका क्या मूल्य है, इसकी क्या वैल्यू है। तो वास्तव में यदि हम इस शब्द के उद्भव को जानने का प्रयास करें तो ज्ञात होता है कि यह शब्द लैटिन भाषा के वैलियर से बना है। वैलियर शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ है योग्यता। इसकी क्या योग्यता है, इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या मूल्य है, इसकी क्या उपयोगिता है, उत्तमता है, क्या कीमत है, इसकी क्या महत्व है, ये सभी इसका अर्थ होता है। मूल्य का अर्थ होता है योग्यता, वैल्यू, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या उत्तमता है, क्या इसकी कीमत है, क्या महत्व है, ये इसका मतलब होता है वैल्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इतना लिखना होगा। इसके साथ साथ जिसके द्वारा कोई वस्तु लाभदायक सम्मान योग बनती है, इस प्रकार मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय या उपयोगी सिद्ध हो जाए। ठीक है, यानी कि व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके क्या हो जाए, जिसके कारण वह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाए, बहुत उपयोगी मानी जाए, बहुत कीमती मानी जाए, ठीक है, बहुत सम्मानीय मानी जाए, बहुत अच्छी सिद्ध हो, तो ये मूल्य कहलाती है। यह गुण आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है। इसके अतिरिक्त मूल्य शब्द का दार्शनिक एवं शैक्षिक अर्थ भी है। दर्शन शास्त्र में मूल्य शब्द एक शुद्ध सूक्ष्म तत्व है। ठीक है, चलिए तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। देखिए बहुत लेंथी क्लास हो जाती है तो आप लोगों को पढ़ने में भी बोरिंग लगता है। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो कल मैं लेकर आऊँगी और
चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 15 डेट तक सब कंप्लीट करा दूँगी। शाम में आपकी जो भी क्लास होगी वो आपकी मैं आप लोगों को आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दी जाएगी कि कौन सी क्लास होगी, किसका मतलब प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, और वो मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती हूँ। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एकदम रट्टा मान लीजिए, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। जो शिक्षक मुझसे रेगुलर पढ़ते थे उनको पता है, वो आराम से अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है, उनके कमेंट्स नहीं आते, मुझे पता है कि वो जानते हैं कि मैम ने ऑलरेडी करा दिया है। और जो न्यू जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा दिक्कत होती है, उनको नहीं पता है, तो वो प्लेलिस्ट में जाएं और सभी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। कुछ लाइव क्लास देखा होगा, लाइव लिखा हुआ है, उस लाइव में जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए वीडियोस में जाइएगा, उसके साथ प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के जितने भी आपकी सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट बनी उसमें मिल जाएगा। और थर्ड पॉइंट है, आपको लाइव लिखा होगा, लाइव क्लासेस में मिल जाएंगे। लाइव मतलब जो मैंने जितनी भी लाइव क्लासेस ली वो लाइव में ऐड होती है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितनी भी मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ वो लाइव में ऐड होती है, तो लाइव में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, यानी कि और टेंशन मत लीजिए, सब अच्छे से होगा। देखिए बस तैयारी करते रहिए, आप कुछ मत करिए, कुछ इधर उधर मत करिए। और मुझे पता है ये शादी का बहुत सीज़न चल रहा है, शादियां कम करिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि आपको अपना करियर बनाना है, ठीक है। शादी तो बाद में भी होती रहती है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।